नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आज जो हमारी श्रृंखला चल रही है मानव भूगोल और एनसीईआरटी 11th 12th एवं ऑल एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में प्रकृति और विषय क्षेत्र, उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको ये चैनल हमारा अच्छा लग रहा है और आपको वाकई मज़ा आ रहा है और आप जुड़ना चाहते हैं और भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप एकलव्य मॉडल स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और नेट जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप, और 11th 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, आप किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आप अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों सब्सक्राइब और कमेंट करें। इसमें आपको अब से एक क्वेश्चन साथ साथ में आंसर पूछा जाएगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी, और इसको अधिक से अधिक आप ग्रुपों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे। आपका एक एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं इस आज के नए चैप्टर की। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम पढ़ रहे थे कि अंत में कि मानव का प्राकृतिकरण, देखिए आप, हम पढ़ रहे थे मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण किस प्रकार हुआ कि मानव के जो घटक हैं वो सब के सब प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। इसको लेकर हमने चर्चा की थी मानव के प्राकृतिकरण की, और इसमें अंत में जाकर के हमने देखा था कि पर्यावरण निश्चयवाद। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। वो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के बताएंगे कि पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना के प्रवर्तक कौन थे। ये आज के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसके आगे आज हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जो हम पहले कर चुके थे, मानव का प्राकृतिकरण। उससे आगे चलते हैं प्रकृति का मानवीयकरण। तो प्रकृति का मानवीयकरण कैसे हुआ, उसके आगे देखिए आप, ये एक कोलाज में दे रखा है। इस कोलाज में देखिए आप, साथ साथ पढ़िए एनसीईआरटी पुस्तक जिनके पास है या नहीं है। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं आप लगातार इसको साथ में पढ़ते चलें और साथ में अपना नोटबुक पेन साथ में रखें। जो अच्छी बात लगे उसको साथ साथ में नोट बनाते चलें, शॉर्ट हैंड नोट्स। देखिए मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण में यहाँ मध्य प्रदेश में बेंदा में अबूझ माड़ क्षेत्र के जंगलों में, बेंदा एक जनजाति है यहाँ पर, और ये अबूझ माड़ के क्षेत्र के जंगलों में रहती है। यहाँ गांव में 3 झोपड़ियाँ हैं जो जंगल के बीच हैं। अब देखो प्रकृति के, मानव का प्रकृतिकरण कैसे हो रहा है, मतलब प्रकृति पर ही सब कुछ निर्भर है, ऐसी वो गतिविधियाँ बता रहा है। तो आप जल्दी जल्दी से पढ़ते चलें। इसका सार्थक अगले पैराग्राफ में है। यहाँ केवल उदाहरण देकर समझाया कि किस प्रकार मानव हर एक छोटे छोटे कामों के लिए, हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों, आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे देखिए, यहाँ तक पक्षी, आवारा कुत्ते, भीड़ जैसे प्राय गाँवों में मिलती है, यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात जंगल में दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लंगोटी पहने, कुछ हाथ में कुल्हाड़ी लिए, पेंडा कहते हैं वन को, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। 2 शब्द हैं अभी तक यहाँ पर। बेंदा जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश के अबूझ माड़ के जंगलों में। नेक्स्ट है पेंडा, क्या है, वन, पेंडा कहते हैं वन को। पेंडा का सर्वेक्षण करता है जिसका कबीला कृषि या आदिम कृषि, स्थानांतर कृषि। अब यहाँ पर होमवर्क आपके लिए है कि आप विभिन्न प्रकार की जो आदिम कृषि, स्थानांतर कृषि हैं उसके प्रकार और नाम लिखेंगे। कितने आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन सी कृषि कहाँ की जाती है। तो आदिम स्थानांतर कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग कर मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्ष को देखकर, कल आपको महुआ वृक्ष की वीडियो डालेंगे, देखेंगे वहाँ पर। यहाँ पास में बहुत महुआ वृक्ष हैं जिनसे शराब बनाई जाती है, हथकड़ा शराब। तो महुआ वृक्ष को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसा महुआ, पलास और साल के वृक्षों को देखता है, उन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। जो सोचकर इस सुंदर ब्रह्मांड को अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। वो ये सोच रहा है कि इन वृक्षों के बीच में रह रहा है। बेसरपी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। ये नदी भी है यहाँ पर, तो बेंदा नदी है। यहाँ पर इस
बिसर्प की आकृति जो बनाती है उसको पार करके पहुंचता है। जैसे ही वो चुल्लू भर जल को लेने के लिए झुकता है, उसे बन की आई लोई लुगाई की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना आता है। वहाँ की जो आत्मा है उसकी जो मान जाती है तो उसको लोई लुगाई कहते हैं। वो अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूंदेदार पत्तों कंदमूल को चबाता है। लड़कों वन में गज्जहरा कुचला, ये कुछ उनके जो संग्रह भोजन करते हैं, उनको वनस्पतियाँ हैं उनको संग्रहण करके प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट पादप हैं ये, जिनका प्रयोग बेंदा लोग करते हैं। अब प्रश्न आ जाए केवल गज्जा कुचला क्या है, तो ये क्या है, एक विशिष्ट पादप हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, बेंदा के अबूझमाड़ के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके विशिष्ट पादप हैं। आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी, उन पर जड़ी बूटियाँ तक ले जाएंगी। पूर्णिमा को यहाँ पर मधाई जनजाति का मेला लगता है, तो मेला पूछ लें, मधाई जाति की जनजाति का मेला लगता है तो पूर्णिमा को लगता है। कौन सी जनजाति, मधाई जनजाति। कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अबूझमाड़ के जंगलों में पाई जाती है। इसमें आप देखिए कि ये वस्तु विनिमय की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय क्या है कि एक वस्तु जिस प्रकार उनको कुछ आवश्यकता है, तो शहर की चीज़ें जैसे कि उनको कुछ केले खाने हैं तो वो ला करके उसकी आवश्यकता की ज़रूरत है उनको रख देंगे, और उसके अगर उनको पसंद आता है तोल मोल भाव, यदि उनको प्रिय रुचि की वस्तु लगती है तो वो ले जाते हैं और उनको केले जैसे रखना है तो रख जाएंगे, सेब रखना है तो सेब रख जाएंगे, या शहद रखना है तो शहद रख जाएंगे, और शहर की जो कोई अच्छी आवश्यकता की वस्तु है उसको वो ले जाते हैं। ये इस प्रकार वस्तु के आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान को वस्तु विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने नेत्र बंद करके स्मरण करके कठिन प्रयत्न करता है और बुजुर्गों से उन जड़ी बूटियों उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया गया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों की खड़खड़ाहट होती है। बेंदा उसके मित्र जानते हैं कि बाहरी लोग हैं और जंगलों में उसे ढूंढते हुए आए हैं। इस प्रकार प्रभावी गति से बेंदा उसके मित्र सघन वृक्षों की बेतान, जो बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं उसको बेतान कहते हैं, सघन वृक्षों के बेतान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं, छुप जाते हैं और वन की आत्मा के साथ कर एकाकार हो जाते हैं। इसका मतलब मानव ने यहाँ प्रकृतिकरण हुआ, उसके खाने पीने, रहने, कृषि करने, वृक्षों को बनाने, जड़ी बूटियों के बारे में, जंगलों में विभिन्न प्रकार के जनजाति मेले, वस्तु विनिमय, इसका मतलब पूरा मानव की जीवन, उसकी पूरी गतिविधियाँ क्या निवास कर रही थी उस पर, उसका प्रकृतिकरण हो रहा था। अब इसी को उसने एक इंडेक्स के माध्यम से जो समझाया था। अब यहाँ पर आप दूसरा देखिए, इस बॉक्स में देखिए, आप इस बॉक्स में बताया उसको कि इसके साथ में आप देखिए कि बॉक्स में बताया गया है कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से मानव धीरे धीरे क्या हुआ, आर्थिक मानव बनता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पड़े हुए प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए हुए हैं। अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों की प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य, संरक्षित है। अब यहाँ प्रकृति क्या है, इस प्रकार का एक शक्तिशाली बल है, पूज्य है और सत्कार योग्य है, अर्थात मानव जो है आर्थिक रूप से जो आगे बढ़ रहा है वो आदिम समाज से प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ता जाता है, सतत पोषण करता जाता है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से, जो आप देख रहे हैं कि मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, और वो भौतिक पर्यावरण को माता की प्रकृति के रूप में करता है। जैसे भारत देश में पूरी प्रकृति को माता माना जाता है, देश को माता माना जाता है, भारत माता। तो ये ऐसे समाज का निर्माण, अर्थात मानव पूरा प्रकृतिकरण हो रहा है। ये इसमें आपको मानव का प्राकृतिकरण के बारे में है। नेक्स्ट जो हम आगे आज के चैप्टर में ही साथ में देख रहे हैं, प्रकृति का मानवीयकरण, अर्थात मानव प्रकृति को किस प्रकार अपने उपयोग के लिए उपयोगी बनाता है, किस प्रकार वो अपने सारे उद्देश्यों को पूर्ति करता है। शीघ्रता से देखते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाए। छोटी छोटी वीडियो को आप आराम से रोज़ देख सकते हैं। इसको ध्यान में, समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम, और इसको आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइब होने पर हम लाइव आ सकेंगे सीधे डायरेक्ट, तो इसमें आप सहयोग करें। आपका एक छोटा छोटा सा सहयोग भी हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छा कमेंट भी हमें एक उत्साह प्रदान के लिए बहुत कार्य करेगा। हाँ, आगे देखिए, जल्दी से हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। समय के साथ लोग, पैराग्राफ में देखिए आप, समय के साथ लोग, अगले पैराग्राफ में हमारा जो बताया है मानव का प्रकृतिकरण। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अब देखो, जैसे जैसे समय बदलता है तो लोग जो हैं पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, किस प्रकार की प्रकृति है, उसके कैसे बल हैं।
अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। मानव क्या करता है, अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मानव बेहतर, अधिक सक्षम, अच्छी हाईटेक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उपयोग करता है और अपना विकास करता है। अभी तक देखिए, टेक्नोलॉजी के अभाव में बेअभाव की अवस्था से, मतलब बहुत आदिम अवस्था से, अर्थात प्रकृति से, और मानव विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ये हो गया मानव का प्रकृति का मानवीयकरण। मानव ने बेअभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। अंडरलाइन कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे। अब ये मानव का अभी तक प्रकृतिकरण था, अब प्रकृति का मानवीयकरण हो रहा है। अर्थात प्रकृति जो है, प्रकृति में अभाव की अवस्थाएं थी और अब उस अभाव की अवस्थाओं से वो स्वतंत्रता की अवस्था, अर्थात उन जंजीर और बेड़ियों को जो प्रकृति ने उसको घेरे हुई थी, प्रकृति का सब कुछ निर्धारित कर रही थी, उनसे निकल करके वो स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ लाइन देखिए, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। अर्थात पर्यावरण में बहुत असीम संभावनाएं हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जा रहा है किसकी तरफ, संभववाद की तरफ। जो हमने अभी तक प्रकृति निश्चित पढ़ी थी, पर्यावरण का निश्चयवाद पढ़ा था, अब आप आ रहा है संभववाद। अब यहाँ आप बताएंगे संभववाद किसने दिया था कमेंट करके, उसका आंसर हम अगले उसमें आपके कमेंटों के बाद में डाल देंगे। आप देखिए नेक्स्ट, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देते हैं मानवीय क्रियाकलाप। अब यहाँ ध्यान रखेंगे तो जितने भी क्रियाकलाप मानव करता है वो सभी मानवीय क्रियाकलाप हमेशा सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाएंगे। प्राकृतिक भूदृश्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करते हैं। अब सांस्कृतिक भूदृश्य रचना कैसे है, अब मानव की क्रियाएं प्रकृति पर सब जगह सर्वत्र छाप छोड़ती हैं। जैसे उच्च भूमियों पर, मतलब बहुत ऊंची जगहों पर आपके स्वास्थ्य विश्राम स्थल, जिसके कहते हैं ना भ्रमण के पर्यटन तीर्थ स्थल होते हैं, या कहीं पर अच्छे कुल्लू, मनाली, मंसूरी, उत्तराखंड जो भी हैं, शिमला, धर्मशाला, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, तो ये सब के सब अच्छे स्थल हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। उच्च भूमि के स्वास्थ्य विश्राम स्थल हों वहाँ टूरिस्ट के लिए, या विशाल नगरीय प्रसार है, ये सब के सब मानव इन पर प्रकृति पर छाप छोड़ रहा है। मतलब अपनी प्रकृति में जो है व्यवस्थाएं हैं उनमें संभावनाएं बना रहा है। खेत है, फल उद्यान है, और पहाड़ियाँ हैं, चारागाह हैं, तटों पर पतन है, बंदरगाह बना रहा है, महासागरीय तल पर समुद्री माप है, अंतरिक्ष में उपग्रह हैं। तो ये सब के सब इसका मतलब है मानव ने, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है इसमें मतलब प्रकृति में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जो संभावनाएं हैं उनको विकास करते हुए, उनका उपयोग करते हुए मानव क्या कर रहा है, संभववाद कर रहा है। अर्थात प्रकृति को मानवीय रूप में ढाल रहा है अपनी सुविधा के अनुसार। तो पहले के विद्वानों से संभववाद दिया। अब आप बताएंगे संभववाद के प्रवर्तक कौन है, कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए, संभववाद है क्या है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ दे रखा है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, प्रकृति में बहुत सी असीम संभावनाएं हैं और मानव उनका उपयोग करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। अर्थात संभववाद क्या है, प्रकृति का मानवीयकरण होना। अर्थात प्रकृति में जो अवसर हैं, संसाधन हैं, उनको अपनी सुविधा के अनुसार मानव उपयोग करता है और वह मानव को सहयोग और विकास के लिए आगे बढ़ाती है, तो वो संभववाद कहलाता है। तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, तो ये हो गई मानवीयकरण की संकल्पना। अर्थात प्रकृति को मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया। इसी को स्पष्ट करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, देखिए आप पैराग्राफ देखिए, प्रकृति का मानवीकरण। इसमें भी जैसे वो पहले मानव का प्राकृतिकरण कोलाज में दिया हुआ था, इसी प्रकार इसको समझाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे आराम से, इसमें यहाँ पर देखिए प्रकृति का मानवीकरण, इसके कोलाज में आप देखिए यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण। अब यहाँ पर एक शहर का नाम आता है डोंडरहैम, ठीक है, इसको आप बताएंगे। मैं अभी जस्ट लास्ट में वीडियो ख़त्म करते ही आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप जैसे ही वीडियो देख रहे होंगे तो आप बताएंगे कि डोंडरहैम शहर कहाँ पे है। देखिए डोंडरहैम शहर में सर्दियों का अर्थ, मतलब डोंडरहैम शहर इस जगह पर होगा जहाँ सर्दियों का मतलब भी क्या है, प्रचंड पवनें हैं और भारी हिम पड़ती है, और यहाँ पर प्रचंड पवनें चलती हैं महीनों तक। इसका मतलब प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। प्रकृति कुछ इस प्रकार के मानव को इस कॉलेज में बताने का प्रयास करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, लेकिन उनसे निकल करके मानव अपनी बुद्धि और कौशल के माध्यम से उनमें किस प्रकार अपना संशोधन करता है और उनका विकास करता है, किस प्रकार वो लगातार प्रकृति से सहयोग करते हुए
प्रकृति के साथ में अपना तालमेल बैठाते हुए उसमें किस प्रकार के अपने कार्यक्रमों संचालन करता है, अपने जीविका के लिए, अपने निर्वाह के लिए, अपने जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ में सामंजस्य करते हुए राह मतलब सुगम बनाता है, बुद्धि के परिणाम स्वरूप, अपनी विवेक के परिणाम स्वरूप, और उनके साथ मतलब जीना सीखता है। तो ये हुआ प्रकृति के साथ में मानवीयकरण। अब आप देखिए डोंड्रेहाइम के शहर है, यहाँ पर हमने बात की, इसका मतलब प्रचंड पवनें हैं और भारी हिमें। इन महीनों में आकाश अदीप्त रहता है, मतलब बिल्कुल बर्फ़ पड़ती रहती है। अब इसका एक महिला का नाम है कैरी। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे के कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके विशेष टायर है, मतलब सर्दियों के लिए टायर कैसे हैं, उसके मतलब बर्फ़ पड़ती है तो उस बर्फ़ पड़ने से उन टायरों से वो बर्फ़ को आसानी से उस रास्ते को पार कर जाती है। तो इसका मतलब प्रकृति को उसने चैलेंज किया है। प्रकृति में जो व्यवस्थाएं हैं, बर्फ़ पड़ रही है, देखो प्रकृति का प्रकोप है, अब उसके लिए उसने क्या किया कि अच्छे प्रकार के टायर किए। और जैसे हम कभी रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे भी बड़े बड़े थार प्रकार की जो है एक नई गाड़ी आ रही है, तो वहाँ इसका मतलब मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार प्रकृति को सामंजस्य किया है, उसमें संतुलन बिठाने के लिए उसमें समायोजन का प्रयास किया है। तो ये हुआ प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति के साथ में मानव अपना बुद्धि विवेक के परिणाम स्वरूप अपने को एडजस्ट करता है, संतुलन करता है, अनुकूलन करता है। नेक्स्ट देखिए इस लाइन में कि वह अपनी शक्तिशाली कार से लाइटें जलाए थे। कार्यालय खुलता है उसका सुखद 23 डिग्री टेम्परेचर कृत्रिम ढंग से गर्म करता है। तो मतलब वहाँ ठंड पड़ रही है लेकिन वो टेम्परेचर उसका मतलब अनुकूलन कर लेता है, तो उसको सर्दी का एहसास नहीं होता है। तो ये देखो प्रकृति का ये भी मानव ने बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करता है। जैसे पहले हमने प्रकृति में मानवीयकरण पढ़ा था कि जहाँ पर गर्मी पड़ रही थी तो पंखा कूलर चल रहे थे, इसी प्रकार यहाँ पे भी अपनी बुद्धि विवेक से वो इसको एडजस्ट करता है। फिर विद्या बीच में कंप्लीट हो गई थी वीडियो, फिर से देखिए आप लगातार। अब हम देख रहे थे कि जहाँ पर ये काम करने जाती है जिस विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में परिसर में वह काम करती है, कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। एक कांच का विशाल गुंबद बना है, मतलब चारों तरफ से बर्फ़ पड़ती रहती है। इसका मतलब उस बर्फ़ से जहाँ पर वो काम करती है उसको प्रभावित नहीं करती, उसके बर्फ़ के प्रकोप से वो बच जाते हैं। इसका मतलब प्रकृति को चैलेंज कर रहा है मानव अपनी सुविधा के अनुसार। समझ रहे होंगे, इस कॉन्सेप्ट को विचार करने का प्रयास करें। समझने का मतलब कल्पना, भूगोल के साथ साथ में आप विशेषकर इमेजिंग करेंगे। इस प्रकार आपका घर है और उसके चारों तरफ बर्फ़ पड़ रही है और उससे क्या कर रहे हैं आप, उसको इस प्रकार का आपने एक चैम्बर नुमा बना दिया कि बर्फ़ पड़ रही है, गोल है, और बर्फ़ उससे कांच के शीशे से बर्फ़ गिर करके नीचे चली जाती है। अब कांच का एक विशाल गुंबद है, नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम के बाहर रहता है, हिम के बाहर रखता है, हिम इससे बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आ पाती है। गर्मियों में धूप अंदर आने देती है। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में जितने भी मकान बन रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा शीशे का इस्तेमाल इसलिए होता है कि वो गर्मियों में गर्म को अंदर नहीं आने देती है, लेकिन उसको प्रकाश को तो आने देती है। मतलब इस तरह ग्रीन हाउस का काम करती है वो, है ना। सर्दियों में भी प्रकाश आता है, उससे गर्म रहता है, और गर्मियों में उसको रोकती हैं, केवल प्रकाश आता है। तो इसलिए गर्मियों को धूप के अंदर को आने देता है, तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है, और पर्याप्त प्रकाश होता है। ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते हैं। मतलब ऐसे कठोर जो मौसम होता है, चाहे सर्दी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसके लिए अनुकूल तापमान पर ही इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, सब्जियाँ। कैरियर ने डेस्क पर देखा, आर्किड रखता है, एक छोटा सा आर्किड जो होता है, एक पौधा जो है, उस पौधे को रखती है जो डेकोरेटेड पौधा है। उष्णकटिबंधीय फलों में उष्णकटिबंधीय प्रश्न आ जाता है, उष्णकटिबंधीय फल कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखो उष्णकटिबंधीय केलों में केला, कीवी यहाँ प्रकार का जो खट्टा प्रकार का फल होता है, आप देखते होंगे, ये जानते हैं, दोनों प्रकार के फल हैं। तो इनमें से इनका आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक पर कैरी नई दिल्ली से अपने सहकर्मी से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। इसका मतलब देखिए कितना टेक्नोलॉजी में पॉसिबल कर दिया है कि आप तुरंत वहाँ से आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले महीने, 6 महीने, 12 महीने लग जाते थे किसी के खत को पहुँचने में। तो कितनी व्यवस्थाएं हैं, उन्नत हुई हैं प्रकृति को चैलेंज करने के लिए। वह प्राय लंदन से सुबह उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आपको एक हिंट दिया गया कि ये
डॉन्डरहैम शहर कहाँ है? इसका मतलब आप सोच के होंगे कि लंदन से जल्दी से आ जाती है, मतलब लंदन का मतलब लंदन के सुबह से उड़ान लेती है, तो इसका मतलब यहाँ होगा वो। अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो लंदन के पास में, इसका मतलब यूरोप कंट्रीज़ में है। मैं जल्दी आपको लोकेशन बता दूंगा किस जगह पर है ये। लंदन के पास में है ये, और यहाँ से उड़ती है और ये जा कर के आपको मनपसंद अपना टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए वापस सही समय पर वापस लौट आती है। ये इसकी एज बता रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। 58 वर्षीय है, फिर भी विश्व के अन्य भागों में 30 वर्षीय लोगों से जुड़ी होती है और अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। इसका मतलब अब इस पूरे पैराग्राफ में आप देखा है कि प्रकृति जो है, प्रकृति को मानवीयकरण कैसे किया। वहाँ टेम्परेचर को देख करके किया, बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ के तापमान को अनुकूलन किया, वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, गुंबद बनाया है ना। उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, कहीं से दूसरी जगह से आपने मंगवाई हैं। तो ये सब के सब क्या है, मानव के द्वारा प्रकृतिकरण। इसके आगे आप लास्ट इस पेज का इस चैप्टर का छोटा सा वो है, ये आप देखिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई? आप कल्पना कर सकते हैं सच में कि ऐसे संभव कैसे हुआ? ऐसे बर्फ़ पड़ रही है फिर भी मानव ना इतनी समस्याएं हैं। आप देखते होंगे आए दिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि इस तरह के रोड जाम हो जाते हैं। वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, लोग हैं, उसको साफ़ करते रहते हैं रोडों को, तो उन परिस्थितियों में वो रहते हैं। जीवन शैली देखो उनको ढाल लेते हैं अपने को, कैसे संभव होता है? तो ये आप कल्पना करिए। यह प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जिसके कारण डॉन्डरहैम के लोग उन जैसे अन्य लोगों की प्रकृति को आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं। इसका मतलब मानव ने अपनी कौशल और बुद्धि के परिणाम स्वरूप ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ पर लगातार बर्फ़ पड़ रही है, बहुत जीना। आप जानते हो कि जहाँ पर लगातार बर्फ़ पड़ रही है, आप एक बार फ्रीज में रह करके 1 घंटे आधे घंटे देखिए, आप खुद ही जम जाओगे, आपका खून जाम हो जाएगा, मतलब मृतप्राय अवस्था में उसमें पहुँच जाओगे। इस तरह प्रयोग करना नहीं है, लेकिन आप उदाहरण सोचिए। ऐसे ही वो एक फ्रीज ही है, फ्रीजिंग मतलब जमना, जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो जम जाते हैं। तो आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति इस ऐसी दशाओं में रहता है, जो अपने फौजी लेह लद्दाख में हैं, जिनके परिचित हैं, आप जानते होंगे, तो उनसे आप जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए लगातार, हाँ कुछ दिन के लिए आपको घूमना फिरना शौक के लिए बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनके साथ इस प्रकार रहना बड़ा दुष्कर होता है। लेकिन वो वहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, उनका जीवन वहीं से निकला है। तो वो उन चीज़ों में क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, जो प्रकृति के अवरोध हैं, उन पर विजय पाते हैं। किस प्रकार वो वहाँ पर रह पाते हैं, जैसे इग्लू में एक्सकुमा जनजाति वगैरह, जो इस प्रकार वहाँ विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद में अपना जीवन निर्वाह करती हैं। आगे देखिए, इसका मतलब है प्रकृति को मानवीयकरण। प्रकृति को चैलेंज जो है, प्रकृति का चैलेंज किया है, उसको मानव ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांत जानते हैं? उदाहरण ढूंढने में कठिन नहीं है। तो ये आपका आज का ये चैप्टर हुआ। नेक्स्ट जो है हम कल इसके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे और संभवतः कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य ग्रुपों में शेयर करें अपने साथियों से, और जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थियों से अपने ग्रुपों में भेजें और उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।